तारीख है 17 अगस्त 2025, जगह लाहौर एयरपोर्ट। साद उर रहमान अपनी अहलिया के साथ मलेशिया जा रहे थे एक सरकारी दावत पर, और इमिग्रेशन काउंटर पर उन्हें अचानक रोक लिया जाता है। वजह? उन पर साइबर क्राइम का कोई केस है। एक ऐसा केस जिसके बारे में उन्हें पहले कोई खबर तक नहीं थी, कोई इत्तला नहीं, कुछ नहीं। और यही इस कहानी का पहला, आप कह लें, खौफनाक मोड़ है। बगैर किसी वारंट या पेशगी इत्तला के उन्हें और उनकी अहलिया को हिरासत में लेकर सीधा नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NCCAI के दफ्तर पहुंचा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम नुक्ता है जिसे जराए बार बार सामने लाते हैं कि साद उर रहमान ने उसने पहले लम्हे से ही मुकम्मल ताउन किया। बिल्कुल, उन्होंने अपने तीनों फोन्स, जीमेल अकाउंट्स, लैपटॉप, सबके पासवर्ड्स बगैर किसी सवाल के तफ्तीशी टीम को दे दिए। वो अपनी वीडियो में एक दावा करते हैं जो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वो कहते हैं कि जिस मालूमात के लिए उनका 23 दिन का रिमांड लिया गया, वो सारी मालूमात उन्होंने पहले 23 मिनट में ही दे दी थी। अगर ये सच है तो फिर सवाल ये उठता है कि इस तवील रिमांड का असल मकसद क्या था? जाती है। अगर आपको मतलूबा मालूमात मिल चुकी हैं, तो फिर किसी को मजीद हिरासत में रखने का क्या जवाज है? ये वो नुक्ता है जहां से ये केस सिर्फ एक साइबर क्राइम की तफ्तीश नहीं रहता, बल्कि कुछ और बनना शुरू हो जाता है। और ये कुछ और कितना भयानक हो सकता है उसका अंदाजा उस वक्त होता है जब साद रहमान के मुताबिक उन्हें साबिक एडिशनल डायरेक्टर NCII सरफराज चौधरी के कमरे में ले जाया जाता है। यहाँ से जो तफसीलात सामने आती हैं वो नाकाबिल यकीन है। उनकी फराहम करदा तफसीलात के मुताबिक उनसे पहला सवाल होता है कि वो किस एप्लीकेशन के कंट्री हेड हैं। जब वो बताते हैं कि वो एक यूट्यूबर हैं, तो उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि तुम वतन अजीज के बच्चों को खराब कर रहे हो। एक मिनट, इस बात का साइबर क्राइम से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं, ये एक जाती हमले की तरह लगता है। और फिर ये जाती हमला जिस्मानी तशद्दुद में बदल जाता है। इनका इल्जाम है कि उन्हें माँ बहन की गालियां दी गईं, मुंह पर इतने थप्पड़ मारे गए कि उनके अल्फाज में जब तक उसका दिल नहीं भरा। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा तकलीफदेह है वो इसके बाद होती है। वो तजलील की इंतहा है। उन्हें टांगे मोड़कर और हाथ ऊपर करके खड़ा किया गया, और फिर एक 7 साला बच्चे को वीडियो कॉल की गई, अपने ही 7 साला बच्चे को, और उससे ये मंजर दिखाया गया। सिर्फ दिखाया नहीं गया, बच्चे को उकसाया गया कि वो उन्हें गालियां दे। ये किस किस्म की ज़हनियत है? तफ्तीश का ये कौन सा तरीका है? ये तफ्तीश नहीं, ये नफ्सियाती जंग है। ये एक शख्स की इज्जत नफ्स, उसकी रूह को मुकम्मल तौर पर कुचलने की कोशिश है। एक बच्चे का इस्तेमाल, ये एक पैगाम है कि आपकी तजलील सिर्फ उन 4 दीवारियों तक महदूद नहीं रहेगी, हम इसे आपकी जात का हिस्सा बना सकते हैं। और ऐसा लगता है कि ये जंग सिर्फ नफ्सियाती और जिस्मानी नहीं थी। नहीं, इसका एक माली पहलू भी था, क्योंकि तशद्दुद के इल्जामात के साथ ही बत्ताखोरी के संगीन इल्जामात भी सामने आते हैं जी। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। इल्जाम है 326,000 USDT की जबरदस्ती मुंतकली का। 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपये, तकरीबन 9 करोड़। एक मिनट, USDT ये आम करेंसी तो नहीं है? जो लोग क्रिप्टो से वाकिफ नहीं उनके लिए समझना शायद मुश्किल हो। यही तो इसमें सबसे खतरनाक बात है। USDT एक डिजिटल डॉलर है, और इसे एक जाती डिजिटल वॉलेट में मुंतकिल करना, उससे ट्रेस करना रिवायती बैंक ट्रांसफर से कहीं ज्यादा मुश्किल बना देता है। मतलब तफ्तीश करने वालों ने मुबैना तौर पर उसी टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया जिसकी तहकीक के लिए उन्हें रखा गया था। बिल्कुल। और जब साद ने पूछा कि ये पैसे क्यों मुंतकिल करवाए जा रहे हैं, तो उनके तफ्तीशी ऑफिसर असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज ने मुबैना तौर पर कहा, तुम्हें अपना मसला हल करना है या नहीं? ये तो साफ साफ दबाव था। ये ब्लैकमेलिंग है। और फिर कहानी में एक और मोड़ आता है। जब ये बात महकमे में फैलने लगी, तो इसी रकम को साद उर रहमान से की गई बरामदी यानी रिकवरी के तौर पर दिखा दिया गया। ये कैसे मुमकिन है? अगर ये कानूनी बरामदी थी तो एक अफसर के जाती वॉलेट में क्यों गई? ये एक बहुत बड़ा तजाद है जो पूरे केस की बुनियाद को हिला देता है। कानूनी बरामदगी हमेशा सरकारी अकाउंट्स में जाती है, किसी फर्द के जाती अकाउंट में नहीं। और दबाव का ये जाल सिर्फ साद तक नहीं रुका, नहीं, उसे पूरे खानदान पर फैला दिया गया। उनकी अहलिया अरूब जतोई को भी केस में नामजद करने की धमकियां दी गई। और वीडियो में ये इल्जाम भी है कि उन्हें गिरफ्तार न करने के बदले 60 लाख रुपए रिश्वत ली गई। और सिर्फ यही नहीं, उनके पूरे खानदान
यहाँ तक कि उनके 80 साला दादा के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। ये एक क्लासिकी तरीका है। जब आप किसी शख्स को तोड़ना चाहते हैं तो उसकी कमजोरियों पर हमला करते हैं, और सबसे बड़ी कमजोरी खानदान होता है। ज़राए बताते हैं कि उनके वालिद के दिल के ऑपरेशन के लिए जो रकम जमा थी वो भी नाकाबिले रसाई हो गई। तो मतलब साफ था कि सिर्फ साद को नहीं तोड़ना बल्कि उसके पूरे खानदान को घुटने टेकने पर मजबूर करना था। ये एक शख्स को मुकम्मल तौर पर बेबस करने की कोशिश थी। इतने दबाव और नाउमीदी के आलम में कहानी में एक बिल्कुल गैर मुतवक्का किरदार की एंट्री होती है। साद ने अपनी वीडियो में उसे बिग ब्रदर का नाम दिया है। ज़राए के मुताबिक ये शख्स एक हसास इदारे से ताल्लुक रखता था, और इस शख्स की मुदाखलत के बाद सब कुछ बदल गया। उसने जेल में साद से मुलाकात की, पैसों के लेन देन की सारी तफसीलात लीं और उनके खानदान से राब्ता किया। उसके बाद जो हुआ वो किसी ड्रामाई फिल्म से कम नहीं था। क्या हुआ उसके बाद? जिन अफसरान ने इल्जामात थे, बशमूल एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी और असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, उन्हें न सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये एक गैर मामूली कदम था। और सबसे हैरानकुन बात तो ये है कि मुकदमा भी दर्ज हुआ। जी। और मुद्दई कौन बना? खुद सादुर रहमान की अहलिया अरूब जतुई। यानी जिन अफसरान ने तफ्तीश शुरू की थी, अब वो खुद एक दूसरे केस में मुल्जिम बन चुके थे। और मुद्दई वही खानदान था जिसे वो मुबैयन तार पर हिरासा कर रहे थे। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि इदारे बुरे नहीं होते, उनमें मौजूद कुछ लोग निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इन्हीं इदारों के अंदर से एहतसाब का अमल शुरू होता है तो वो बहुत ताकतवर साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ये अच्छे अनासिर या एहतसाब का अमल पहले हरकत में क्यों नहीं आया? क्या उसके लिए हमेशा एक बिग ब्रदर जैसी बैरूनी मुदाखलत की ज़रूरत पड़ती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। ये इस बात की निशानदही करता है कि शायद अंदरूनी चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इतना मजबूत नहीं कि वो खुद ब खुद ऐसे अनासिर की निशानदही कर सके। मतलब जब तक बाहर से कोई दबाव ना आए या मामला मीडिया पर ना आ जाए, अंदरूनी कार्रवाई शुरू नहीं होती। इस केस में बिग ब्रदर का किरदार एक बैरूनी मुहर्रिक साबित हुआ, जिसने निज़ाम को अपने ही लोगों के खिलाफ हरकत करने पर मजबूर किया। इस सारे हंगामे के दौरान सादुर रहमान 100 दिन कैद में रहे। उन्होंने अपनी वीडियो में जेल के तजुर्बे का भी जिक्र किया। खास तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल किया, चक्की। जी, आम बैरकों में बहुत से कैदी एक साथ रहते हैं, लेकिन चुक्की में आप बिल्कुल अकेले होते हैं। इसका मकसद कैदी को ज़हनी तौर पर तोड़ना होता है। और साद ने अपनी वीडियो में इस तन्हाई और खानदान से शीशे की दीवार के आर पार होने वाली मुलाकातों की तकलीफ को बहुत तफसील से बयान किया है। वो ये भी कहते हैं कि इस पूरे तजुर्बे ने उन्हें एक बात सिखाई कि मुश्किल में खानदान के अलावा कोई साथ नहीं देता। 100 दिन की कैद, ज़हनी और जिस्मानी अजियत, और फिर आखिरकार लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। और ये इख्तिताम बहुत अहम है। तमाम तर इल्जामात और मुश्किलात के बावजूद अदालती निज़ाम ने आखिरकार रिलीफ फराहम किया। ये जाहिर करता है कि चाहे निज़ाम में कितनी ही खामियां क्यों न हो, इंसाफ के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं होते। ये एक उम्मीद की किरण है कि अगर आप साबित कदम रहें तो इंसाफ मिल सकता है, भले ही उसमें ताखीर हो जाए। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की गिरफ्तारी और रिहाई की नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। ये ताकत के नशे, एक खानदान की अजियत और निज़ाम की खराबियों, और फिर उसी निज़ाम के अंदर से उठने वाली एहतसाब की एक लहर की कहानी है। बिल्कुल। और ये पूरा मामला हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जिन इदारों को हमने टेक्नोलॉजी के इस दौर में अवाम की हिफाजत के लिए लामहदूद इख्तियारात दिए हैं, उनके अंदर निगरानी और तवाज़ुन का निज़ाम कितना मौसर होना चाहिए। जब साइबर क्राइम की तफ्तीश करने वाले खुद मुबैना तौर पर भत्ताखोरी और तशद्दुद जैसे रिवायती जराइम में मुलव्वस पाए जाएं, तो ये सिर्फ एतमाद की बुनियाद को नहीं हिलाता, ये उस खौफ को जन्म देता है कि वो टेक्नोलॉजी जो हमारी हिफाजत के लिए है, कहीं हमारे ही खिलाफ एक हथियार के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं हो रही।